नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में राहुल गांधी का बड़ा आरोप सामने आया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राहुल गांधी ने कहा, अयोध्या की जनता की जमीन छीनी गई, छोटे दुकानों और घरों को तोड़ दिया गया, वहीं आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। राहुल गांधी की ओर से यह बयान सामने आया। संसद में राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए। इसी बीच राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। संसद में सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी कहते नजर आए, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। संसद में राहुल गांधी का यह बड़ा आरोप सामने आया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संसद में सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बीजेपी विधायक सुरेश पासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश पासी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। राहुल गांधी की ओर से आज जो संसद में आरोप लगाए गए हैं, उसे लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि अयोध्या को लेकर राहुल गांधी ने यहां पर कहते हुए नजर आए कि अयोध्या में लोगों की जमीनें छीनी गई, छोटे दुकानों और घरों को तोड़ दिया गया। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो 500 वर्षों से मुद्दा था, और एयरपोर्ट वहां पर महर्षि वाल्मीकि के नाम से बनाया गया है। वहां पर रेलवे का विस्तार हुआ, सबको मुआवजा दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं कि मुआवजा नहीं दी। सरकार हमारी राम राज्य की तरफ बढ़ रही है। इसी को लेकर जो है पूरे कांग्रेस को तकलीफ है। हर व्यक्ति को माननीय मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, आयुष्मान का कार्ड दे रहे हैं इलाज के लिए, आवास दे रहे हैं गरीबों को, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं देश में। ये सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं लोगों को। जी, इसी बीच अखिलेश प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अयोध्या में लोगों की जमीनें छीनी गई, छोटे दुकान और घरों को तोड़ दिया गया और मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। लेकिन सुरेश पासी जी हमारे साथ जुड़े हुए और कहते हुए नजर आए हैं कि यहां पर लोगों को मुआवजा दिया गया है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि लोगों तक मुआवजा ना पहुंचा। नहीं, गलत, इनको जानकारी नहीं होगी सुरेश पासी जी को। वहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है। यहाँ तक कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या अयोध्या वासियों को अंत संत बोला, उनका अपमान किया, उपहास किया, शब्द बोले अयोध्या वासियों के लिए। अगर जनता ने हरा दिया तो किस प्रकार से बीजेपी के नेता बौखला करके अयोध्या वासियों के प्रति अपना व्यवहार कर रहे थे? ये कोई बात हुई क्या? हमेशा आपको कोई जनता चुने, बस आप यही चाहते हैं। अगर जनता अयोध्या की जनता ने अगर आपका साथ बने तो अयोध्या की जनता को आप अपशब्द कहेंगे, अमृत भाषा कहेंगे, उपहास करेंगे, उनका अपमान करेंगे। दरअसल में राहुल जी ने भारत की आज की जो यथार्थ स्थिति है उसका आईना दिखा दिया मोदी जी को। अब एक सशक्त विपक्ष सदन को मिला है और उस सशक्त विपक्ष के अगुआ राहुल गांधी जी ने आज पूरा दिखा दिया मोदी जी को कि आपके राज में कितनी अराजकता है हर क्षेत्र में, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखा का हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, उससे बौखला गई है बीजेपी। वो घबरा गई है और उसको ये पहली बार जिसको कहते हैं ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उस स्थिति में आ गई है। तो अब क्या कहेंगे? कहने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें यथार्थ है। नौजवानों में आक्रोश है। 7 साल में 70 परीक्षाएं लीक हो जाएं। नौजवान कितनी मेहनत से, उसके परिवार के जन कितने खर्चे करके पढ़ाते हैं। वो बच्चा इम्तहान देता है, इम्तहान दे के आता है, सोचता है पेपर अच्छा हुआ है
अगली बार इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। खुशियां मनाता है, इंतजार करता है। दूसरे पेपर में जो पढ़ता है कि पर्चा आउट हो गया तो क्या बेइज्जती होगी उस पे, उसके घर वालों के ऊपर जिसने इतने दिनों से तैयारी किया। 10 साल में नौजवानों की एज निकल गई, अवसर नहीं मिला उनको नौकरी में परीक्षा दे करके पास होने का। जी कौन जिम्मेदार है? एक नस्ल बर्बाद कर दी इस बीजेपी ने। शर्म नहीं आती इन बीजेपी के लोगों को, जिसके घर में नौजवान हो, परीक्षा की तैयारी करता हो और 10 साल में ओवरेज हो गया, इस जन्म में तो सरकारी नौकरी नहीं पाएगा ना। उससे पूछिए क्या गुजर रही है उससे, उन बच्चों से पूछिए जब उनके पर्चे लीक होते हैं। बनेंगे विश्व गुरु, बताएंगे युद्ध रुकवा दिया, एक पर्चा क्लियर कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। दीनी हाँकने को, लंबी लंबी फेंकने को बस। अब राहुल गांधी ने यही सब तो दिखाया है, यही सब तो बताया है। लेकिन अखिलेश जी यहाँ पर आपसे एक राहुल गांधी का ही आज का वक्तव्य है जो बहुत चर्चा का यहाँ पर विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। उसे लेकर सत्ता पक्ष हमलावर भी है, वो हिंदुओं को हिंसक कहते हुए सदन में नजर आए हैं। क्या सदन में इस तरीके की भाषा मर्यादित है? आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये मर्यादा में रहकर यहां पर वक्तव्य दिया गया या अमर्यादित ये बयान है? क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष हमलावर है, आप सदन में हैं, चर्चा का सभी को हक है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस। यहां पर सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों को चर्चा करने का पूरा समय दिया जाता है, लेकिन इस तरह के जो बयान सामने आए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष अब की बार मजबूत है, विपक्ष मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सदन में इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके के बयान देना किस हद तक सही है? पहले आप अपने आपको करेक्ट कर लें, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया हिंदुओं के प्रति। वो बीजेपी के लिए कह रहे थे, पूरे सर्टे को सुने और उसके भावार्थ को समझें। उसको उन्होंने बार बार इंगित करते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस ये जो हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, ये और क्या इनकी विचारधारा हिंसा को कट्टर नहीं है क्या बीजेपी और आरएसएस की? ये कोई छुपा है क्या? और ये क्या, ये हिंदुओं के होलसेल डीलर हैं क्या कि जो यही हिंदू हैं? हर हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जो हिंदू है वो क्या बीजेपी को वोट देता है क्या? बीजेपी ने कितने % वोट पाए हैं? 36%। हिंदुस्तान में कितने % हिंदू हैं? 85% नियर अबाउट 82, 84, 85%। बिल्कुल सुरेश पासी जी, तमाम आरोप आपके ऊपर अखिलेश प्रताप सिंह की ओर से लगाए गए, चाहे वो परीक्षा लीक को लेकर हो और साथ ही अयोध्या की जनता की जमीन जो यहां पर राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया, उस पर भी अखिलेश प्रताप सिंह जी कहते हुए नजर आए कि ऐसा ही हुआ है, वहां पर लोगों के साथ बहुत ज्यादती की गई है। आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, अभी अखिलेश जी ने जो बोला, संदेश खाली में जो घटनाएं होती वो इनको नहीं दिखती क्या? ये बहुत संस्कार की बात करते हैं। बदायूं की सड़कों पर जब माँ बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब सपा ने क्या कहा था, उनके मुखिया ने, कि बच्चे इनसे गलती हो जाती है। और इन्होंने कहा ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ये 99 जीत कर बहुत खुश हैं और 240 भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, तीसरी बार सरकार बनी है। और हमारी तीसरी बार सरकार बनी, विश्व गुरु की बात कहते हैं ना, ये विश्व गुरु जरूर भारत बनेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। हाँ, जहाँ पेपर लीक की बात आई है, उससे जो लोग दोषी हैं उन पे जो है कार्रवाई भी हो रही है और प्रभावी कार्रवाई होगी। जी, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, राहुल गांधी की ओर से यह बयान सामने आया। संसद में राहुल गांधी बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश पासी जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके वक्त के लिए। राहुल गांधी ने इस दौरान सरकार पर आरोप लगाए हैं, अयोध्या की जमीन छीनी गई, ऐसे आरोप उनके द्वारा लगाए गए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून से मुकदमे जल्द ही निपटते नजर आएंगे। तीन नए कानून लागू किए गए, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून लागू किए गए हैं।
नए कानूनों की खासियत की ओर अगर देखा जाए तो आतंक को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाएगी। पीड़ित कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। वहीं 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल किए जाएंगे। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। तलाशी जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। 7 साल केस में फॉरेंसिक विशेषज्ञ जुटाना अनिवार्य होगा। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य माने जाएंगे। आज जनपद बिजनौर के सभी थानों में, जैसे आपको जानकारी है, आज से जो 3 नए कानून हैं वो लागू हो गए मध्य रात्रि से रात को 12 बजे के पश्चात। बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून आज से लागू हो गए हैं। तो जो आज के बाद, आज मतलब रात को 12 बजे के पश्चात कोई भी घटना घटित हो रही है तो वो इन्हीं नए कानूनों के अंतर्गत उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार। उसी के संबंध में जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं जनपद बिजनौर के और बिजनौर कस्बे के, उन सभी को आज आमंत्रित किया गया था। जिसमें किसान यूनियन के भी मेंबर्स थे, जिसमें माननीय विधायिका भी आई हैं, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है और तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हमारे जनपद के उनको बुलाया गया था। उस संबंध में उनको बताया गया था जिससे कि वो अपने मोहल्ले, अपने गाँव में जाए और उसका व्यापक प्रचार प्रसार। आज जो पुराने कानून थे वो बहुत ज़्यादा पुराने, 1860, 1872, 1861 के जो कानून थे, उन कानूनों में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन हुआ और एक नए कानून आज से लागू हुए। देखिए, जो आज तीनों नए कानून लागू हुए हैं, उसके तहत जो अब तक जो दंडात्मक नेचर था कानूनों का, औपनिवेशिक कानून था, अब वो न्याय का कानून है, आम जनता को न्याय देने वाला कानून है। हिंदुस्तान आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया का नया कानून है और बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है और हम पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी है कि हम इन कानूनों का उनके राइट स्पिरिट के साथ इनको इन्फोर्स करें, इसका पालन कराएं, जिसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और ये आज़ाद भारत के इस अमृत काल में 2024 1 जुलाई से जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता आज से लागू हो गया है और इस कानून में जो समाज में जो पिछले कई वर्षों में जो चीज़ें में जो परिवर्तित हुई उन सब इसमें समाहित किया गया है और सभी की समयबद्धता फिक्स की गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो 4 आयाम हैं, जो रहते हैं, तो इन सब का क्या दायित्व है, सबको समयबद्धता के साथ इसमें समय सीमा तय की गई है ताकि किसी प्रकार किसी व्यक्ति को समस्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून को देखते हुए समीक्षा बैठक की, जिसमें सिंचाई विभाग के मंत्री और अधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक में बाढ़ की रोकथाम और व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार गोमती बैराज पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जन सामान्य को बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से बचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बरसात को देखते हुए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था कराई जाए। कहीं पर भी जल भराव के कारण आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण मैकेनिज्म को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए। जहां पर नालियों पर अतिक्रमण हो गया है या जहां सफाई प्रॉपर नहीं हुई है, वहां भी हमारे अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं जल भराव ना हो। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने लखनऊ वासियों के लिए किसान पथ टाउनशिप को धरातल पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। लगभग 6 लाख आबादी के लिए इस टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। साथ ही 2 साल के भीतर इसे पूरा कर लखनऊ वासियों के लिए पंजीकरण भी खोल दिया जाएगा। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल की ये रिपोर्ट देखिए।
लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि किसान पथ पर आवास विकास परिषद एक टाउनशिप लाने जा रहा है। किसान पथ टाउनशिप लाने जा रहा है, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई। हम इस वक्त आवास विकास परिषद मुख्यालय के ठीक बाहर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि करीब 2600 एकड़ में ये टाउनशिप आवास विकास यानी हाउसिंग बोर्ड लाने जा रहा है, जिसमें करीब 6 लाख आबादी को रहने के लिए टाउनशिप में आवास भी मिलेगा और साथ ही साथ जो हाईटेक टाउनशिप की बात की जा रही है, लोगों को तमाम उसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है, लखनऊ की आबादी बढ़ती जा रही है, उसके चलते जो है ये हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए आपको बता दें तो 2600 एकड़ में टाउनशिप लानी है, उसमें उसके चलते जो 11 गाँवों के 2000 किसानों को भूमि अधिग्रहण के तहत नोटिस भी जारी कर दी गई है। इसमें करीब 11 जो गांव हैं वो शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जाए कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से ये एक बड़ी योजना की जो है शुरुआत कर दी गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर इसको जो है जमीन स्तर पर ले जाया जाएगा और 2 साल के बाद ही जो है लखनऊ वासियों को बहुत जल्द जो है टाउनशिप में जो है पंजीकरण के लिए उनके लिए हाउसिंग बोर्ड जो है पंजीकरण खोलेगा। करना पसंद रियाद के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। गाजीपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मोहन भागवत गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेरे पापा परमवीर नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। बता दें कि यह पुस्तक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के जीवनी पर आधारित है। अमर हो जाते हैं, कैसे उनका अपना बलिदान एक अपने आप में बहुत महान कृति है। अपने यहाँ पर अपने देश में परंपरा से इसे मानते हैं कि जीवन जीना है तो उपभोग के लिए नहीं जीना है, मजे करने के लिए नहीं जीना है। जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाले से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये बहुत कठिन तपश्चर्या है, लेकिन कौन उसमें सफल होते हैं? तो अपने यहाँ ऐसे कहा गया, द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदनो। ये जो दिखने वाला संस्कार है उसका भेद करके उसके परे जा सकते हैं। ऐसे 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक है परिव्राट योग युक्तश्च, दूसरा है रणेजा विमुखे हता। अब्दुल हमीद जो हैं वो इस देश के सुपुत्र हैं। उन्होंने जो चीज़ किया है इस देश के लिए 1965 में और उससे पहले भी, वो अस्मरणीय है। मतलब आप उन्होंने जो भी काम किया है उसको आप बिल्कुल भुला नहीं सकते हो। और ये एक मुख्य कारण रहा कि ये किताब की नींव वहीं से रखी गई। सबसे पहली बात जो है कि अगर आप अब्दुल हमीद की जो कहानी सुनोगे 1965 में, जिस तरह से उन्होंने पैटर्न टैंक्स का संहार किया, जिस तरह से वो अंग्रेजी में कहते हैं डेविड वर्सेस गोलियत वाली कहानी जो थी, उन्होंने इतने बड़े राक्षस का संहार किया। और वो जो कहानी है वो बहुत जरूरी थी कि पाकिस्तान, उस वजह से पाकिस्तान का शिकस्त हुआ। और ये जो कहानी है ये उस कहानी के पीछे की कहानी है कि किस तरह से अब्दुल हमीद अपने आप को उन्होंने। इटावा में आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही आरोप लगाया कि जब से बीजेपी केंद्र और यूपी के सत्ता में है तब से पीडीए के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से आरक्षण को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी है। जब से सरकार में आई है उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार
चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की। यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा से मुख्य सचिव का कार्यभार लिया है। कार्यभार संभालने के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों के साथ मिलकर जो लक्ष्य प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री ने निर्धारित किए हैं, उनको तेजी से पूरा करने का काम किया जाएगा। हमारे पास और हम लोगों के साथ काम करने वाले अधिकारियों की टीम के पास कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए जो भी काम हो सकता है वो बहुत तेजी से किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई जिसमें 10 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इतनी बड़ी धनराशि का एक साथ शिलान्यास नहीं हुआ। अब हम लोगों के सामने ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे सभी जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए जमीन मुहैया कराएं, उनको एलओसी निर्गत करें और उनके कारखाने को जल्दी से जल्दी मौके पर स्थापित करने के लिए हर वो जरूरी काम करें, ताकि एक तरफ जहां उनका फैक्ट्री तेजी से लग सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहीं दूसरी ओर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक कंट्रीब्यूशन हमें अपने स्टेट के जीडीपी में बढ़ाना है, उसमें एक खास मदद मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।